तो लास्ट हमने किया था टाइप्स ऑफ फॉल प्रोटेक्शन, दो टाइप्स हमने की थी, एक थी कलेक्टिव प्रोटेक्शन और दूसरी थी इंडिविजुअल प्रोटेक्शन की। तो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है फॉल प्रोटेक्शन रिस्क असेसमेंट से कि फॉल प्रोटेक्शन रिस्क असेसमेंट क्या होती है और ये क्यों की जाती है। तो रिस्क असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि वर्क प्लेस पे जो भी आपका खतरात वगैरह मौजूद है उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग मेजरमेंट्स लिए जा सकें। व्हेन अंडरटेकिंग एनी वर्क एट हाइट, जब भी आप किसी वर्क एट हाइट को कंसीडर करते हैं तो उसके बारे में रिस्क असेसमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि उसके अंदर वहाँ पे डिसाइड किया जा सके कि कौन से सेफ्टी स्टेप्स आप यूज़ करेंगे। रिस्क असेसमेंट एक कॉम्पिटेंट पर्सन को करनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन सा होगा? वो पर्सन जिसके पास वर्क प्लेस या वर्किंग एट हाइट से रेलिवेंट तमाम नॉलेज है, उसे पता है कि कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमने यूज़ करने हैं, वर्क प्लेस पे वहाँ पे कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं और किन रीजंस की वजह से वर्कर्स वहाँ पे इंजर्ड होते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जिस पर्सन के पास वहाँ पे नॉलेज होगी और इनके पास उसके पास एक्सपीरियंस होगा और उसके पास स्किल्स होंगी कि वो इनको यूटिलाइज कर सकता है, उस पर्सन को कॉम्पिटेंट पर्सन कहा जाता है और वो पर्सन क्या करेगा? रिस्क असेसमेंट करेगा। थारो जो रिस्क असेसमेंट है उसके अंदर जो वर्क प्लेस पे मौजूद हैजर्ड्स होते हैं, जो रिस्क है उसको प्रॉपर्ली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए कौन से कंट्रोलिंग मेजरमेंट्स लेने हैं वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई करके उस रिस्क को वहाँ पे मिटिगेट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। HSC एडवाइस करता है आपको, क्या करता है कि आपको हदायत देता है कि आप क्या करें कि आप हायरार्की फॉलो करें। हायरार्की के अंदर क्या आता है? 5 स्टेप्स आते हैं। अब हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोलिंग के अंदर क्या आता है कि सबसे पहले क्या वो कहता है कि आप वर्क प्लेस पे जो रिस्क मौजूद है उसको एलिमिनेट कर दें, उसे बिल्कुल क्या कर दें? ख़त्म कर दें। फॉर एग्जांपल आप वर्किंग एट हाइट पे उस काम को ही अवॉइड करें, वर्किंग एट हाइट पे जाके काम ही ना करें। जब आप उस जाके हाइट के ऊपर काम नहीं करेंगे वहाँ पे गिरने का भी चांस नहीं होगा, वहाँ पे इंजरीज के चांसेस भी नहीं होंगे। फिर सेकंड वो हायरार्की क्या बताता है? सेकंड स्टेप्स वो कहता है कि अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते कि हाइट पे काम जाके करना अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपके लिए ज़रूरी है, तो फिर आप क्या करेंगे? वहाँ पे प्रिवेंटिंग फॉल कि गिरने से बचने के लिए आप इकदाम करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे? आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उसको प्रॉपरली सेट करेंगे, उसको ओवरलोड नहीं करेंगे, वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे शूज़ वगैरह इस्तेमाल करेंगे, उसको वहाँ पे गार्ड रेल्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थर्ड वो कहता है कि अगर आप ये स्टेप भी प्रॉपर नहीं ले सकते फिर आपने क्या करना है कि मिनिमाइज के अंदर क्या होता है कि आपने करेक्ट टाइप ऑफ इक्विपमेंट को यूज करना है जिसके थ्रू आप वहां पे गिरने के जो खतरात हैं उनको कम कर पाएंगे। और उसके बाद फोर्थ वन वो कहता है कि या तो आप क्या करेंगे कि सेफ सिस्टम वर्क को यूज करेंगे, अप्रूव्ड वर्किंग करेंगे, वहां पे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और फिफ्थ वन कहता है कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि वहां पे हायरार्की के अंदर वो आपको बताता है कि आप जब भी कोई काम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टेप आप यूज कर सकते हैं, क्या उस रिस्क को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या उस रिस्क के अंदर आप उसके प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या उसके अंदर जो आपका रिस्क मौजूद है उसको रिड्यूस कम कर सकते हैं, या उसके लिए सेफ सिस्टम वर्क को यूज करना या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के जरिए काम करना। इनमें से कोई भी स्टेप जो होगा वो आप लेके वहां पे काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो अब इसके अंदर जब भी आपने क्या करना है कि आपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जरूरी है कि वहां पे एक रिस्क असेसर आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स वहां पे यूज हो रहे हैं और कौन कौन से वहां पे खतरात मौजूद हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करेगा? ऑपरेशन वगैरह के वहां बारे में बताएगा कि इन ऑपरेशन को किस तरह फॉलो करना है, इनको किस तरह कंप्लीट करना है। अगर इसके अंदर वो इस रिस्क को प्रायोरिटाइज नहीं करता, उसको अहमियत नहीं देता, तो वहां पे जो लोग होंगे वो खतरे के अंदर मौजूद होंगे। जी, हायरार्की के 5 पॉइंट्स बताएं। तो अब इसके अंदर जब आपने मिनिमाइज करना होता है, मिनिमाइज करने के लिए आप इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के मेजरमेंट्स भी यूज करते हैं और कलेक्टिव प्रोटेक्शन के मेजरमेंट्स भी यूज कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के अंदर सेफ्टी बेल्ट आ जाता है, सेफ्टी हार्नेस सिस्टम आ जाता है और एयर बैग वगैरह आ जाता है, और कलेक्टिव सिस्टम के अंदर गार्ड रेल्स आ जाती हैं, स्कैफोल्डिंग आ जाती है और वहाँ पे सेफ्टी नेट वगैरह ये चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। इनको यूज़ करके तो वहाँ पे जो गिरने का रिस्क है उसको कम किया जा सकता है और उसके अंदर जो इंजरी का लेवल है उसे भी मिनिमाइज किया जा सकता है। कलेक्टिव प्रोटेक्शन के अंदर गार्ड रेल्स हैं, टॉवर्स का फोल्ड है, सीजर लिफ्ट्स वगैरह हैं जो कि आप वहाँ पे यूज़ करके वहाँ पे एक पर्सन को वहाँ पे सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके जरिए वो वहाँ पे गिरने से बच सकता है और जो रिस्क है फॉलिंग फ्रॉम हाइट का वो भी कम हो सकता है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ पे जब भी एक सेफ्टी ऑफिसर है कि जब वहाँ पे हाइट के ऊपर काम हो रहा है तो उसी वर्क प्लेस के बिल्कुल क्लोज रहे ताकि वहाँ पे क्लोजली उन चीज़ों को असेस कर सके, जान सके वहाँ पे कौन कौन से खतरात मौजूद हैं।
It is important to assess any other risks that present around the work site that could affect the chances of a fall or accident occurring such as. उसके बाद वहाँ पे अगर कोई और रिस्क वाला कोई और ख़तरा मौजूद है जिसकी वजह से वहाँ पे लोग इंजर्ड हो सकते हैं या एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको भी वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाए, उसको भी असेस किया जाए. हाउ सेफ एंड एक्सेसिबल द वर्क प्लेस इज़, वहाँ पे चेक किया जाएगा कि वर्क प्लेस पे जो जाया जा रहा है वहाँ पे वो कितनी सेफ और सिक्योर है. क्या वहाँ पे स्लीपिंग का हैजर्ड मौजूद है, ट्रिप एंड फॉल का हैजर्ड मौजूद है या नहीं है. उसके बाद इज एनी एडिशनल साइनेज रिक्वायर्ड, क्या वहाँ पे वर्क प्लेस पे कोई एक्स्ट्रा साइंस वगैरह रिक्वायर्ड हैं जिसके थ्रू वहाँ पे वर्कर्स को पता चल सके यहाँ पे कौन कौन से हैजर्ड मौजूद हैं. जिस तरह के वहाँ पे आपके कोई एजेस वगैरह हैं जहाँ से गिरने का खतरा मौजूद होता है, वहाँ पे साइंस वगैरह लगा दिए जाते हैं या टेप वगैरह लगा दी जाती है. फिर जहाँ पे स्लिपिंग का हैजर्ड मौजूद होता है वहाँ पे आपके ये येलो साइन बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं कि यहाँ पे वर्ट फ्लोर है या वहाँ पे स्लिपिंग का हैजर्ड मौजूद है या इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है या ट्रिपिंग का हैजर्ड है. इनके बारे में वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या एक्स्ट्रा कोई साइन की ज़रूरत है या नहीं है. उसके बाद देखा जाएगा कि वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं उनका लेवल क्या है, क्या वो वेदर कंडीशन ज़्यादा एडवर्स तो नहीं है, क्या उनके अंदर क्या कोई इशू तो नहीं है चल रही है. अब इसके अंदर आपका आ जाता है कि व्हाट आर डूज एंड डोंट्स ऑफ वर्किंग एट हाइट, कि हाइट के दौरान जब आप काम कर रहे हैं कौन कौन सी आपने एक्टिविटीज़ करनी है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने नहीं करनी. जब भी आपने हाइट के ऊपर जाके काम करना होता है तो सबसे पहले जो काम करना है वो क्या है कि आपने देखना है कि वहाँ पे रिस्क असेसमेंट हुई है या नहीं है, वहाँ पे हैजर्ड आइडेंटिफाई हुए हैं या नहीं हुए. उसके बाद वहाँ पे अगर आपका जितना सेकंड काम यह है कि जितना ग्राउंड लेवल से क्लोज होके आप काम कर सकते हैं उतना ग्राउंड लेवल से क्लोज होके काम करना है. अननेसेसरी आपने हाइट के ऊपर जाके काम करने की कोशिश नहीं करनी. मेक श्योर ऑल वर्कर्स कैन सेफली एक्सेस एंड एग्जिट पॉइंट्स. उसके बाद आपने देखना है कि हाइट के ऊपर जाने के लिए और वापस आने के लिए वर्कर्स के लिए सेफ रूट्स वहाँ पे डिजाइंड है, वो उनको यूज करके वहाँ पे जा सकते हैं. उसके बाद वर्किंग एट हाइट के दौरान जस्ट वो इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे जो कि इंस्पेक्टेड हैं, जो कि प्रॉपर्ली अप्रूव्ड हैं. उसके बाद जो भी आपका फ्रेजाइल सरफेस है, मतलब टूटी हुई जगह है जहाँ से गिरने का कोई खतरा है या इंजर्ड होने का खतरा है, उसके लिए देखा जाएगा कि वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वगैरह ली गई हैं या नहीं ली गई, उनको भी लिया जाएगा. उसके बाद वर्कर्स को वहाँ पे हाइट के ऊपर काम करने के दौरान वहाँ पे सेव किया जाएगा और उन्हें एडिशनल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे. और इस तरह वर्किंग एट हाइट का जो रेस्क्यू प्लेन है वो भी वहाँ पे तैयार किया जाएगा. ये काम है जो कि आपने वर्किंग एट हाइट के दौरान करने होते हैं. अब जो रेस्क्यू प्लेन है, रेस्क्यू प्लेन क्या है कि अगर कोई पर्सन हाइट्स पे काम करते हुए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने के बाद भी अगर गिर जाता है उसको किस तरह हमने वहाँ से रेस्क्यू करना है. फिर डॉट्स, कौन से काम आपने वर्किंग एट हाइट के दौरान नहीं करने. सबसे पहले वहाँ पे आपने कोई लैडर वगैरह सीढ़ी वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ओवरलोड नहीं करना, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड वगैरह नहीं डालना. सेकेंड चीज़, आपने जो लैडर वगैरह यूज़ करनी है वो हल्के फुल्के काम के लिए यूज़ नहीं करनी जो कि आपकी जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट एसेंशियल वर्क्स के लिए आप क्या करेंगे, लैडर का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद जब लैडर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आप फलांगने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे ओवरलीज करने की कोशिश नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस हो जाए और वहाँ से आप गिर जाएं. उसके बाद जब भी आप लैडर को आपने रखना है तो उसको आपने किसी भी अनइवन सरफेस या किसी मूवेबल सरफेस के साथ अटैच नहीं करना. जैसे कोई दरवाज़ा वगैरह हो गया उसके साथ सीढ़ी को खड़ा कर दिया, या कोई आपका रेल वगैरह है उसके ऊपर आप स्लाइड हो रही है उसके साथ अटैच कर दिया. अब वो जो लैडर होगी वो वहाँ पे क्या होगी, इम्बैलेंस होगी, मूवेबल होगी और वहाँ से आपके गिरने का खतरा मौजूद होगा. उसके बाद आपने कभी भी किसी ऐसे पर्सन को जो कि इनकम्पिटेंट है या वर्किंग एट हाइट के बारे में उसे नॉलेज नहीं है उसे वहाँ पे काम करना अलाउ नहीं करना. उसके बाद कंप्लीट टास्क दैट आर अनसेफ, ऐसे काम करने की कोशिश नहीं करनी जो कि अनसेफ हैं या आपकी स्किल से आउट है, आपकी कैपेसिटी के अंदर वो मौजूद नहीं है. उसके बाद विदाउट एनी रीज़न वहाँ पे हाइट पे जाके काम नहीं करना और वहाँ पे कोई भी डैमेज या जो ब्रोकन या अनफिट जो आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना. ये किसके अंदर आ जाते हैं, डॉन्ट्स के अंदर आ जाते हैं जो कि आपके वर्किंग एट हाइट के दौरान आपने इनको फॉलो करना होता है. फिर नेक्स्ट आ जाता है कि इज फॉल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड बाय लॉ, क्या लॉ के अंदर भी कोई रिक्वायरमेंट है, क्या लॉ भी डिमांड करता है कि आपने पर्सनल प्रोटेक्शन या वर्किंग एट हाइट के दौरान सेफ्टी मेजरमेंट्स वगैरह लेने हैं. तो HSE ने रिपोर्ट किया है कि 2005 के अंदर जो रेगुलेशंस बनाई गई थी वर्किंग एट हाइट के दौरान वो एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसके अंदर बताया गया कि वर्किंग एट हाइट एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे जो वर्कर्स हैं हाइट से गिरते हैं और उनकी अक्सर डेथ हो जाती है.
वर्किंग एट हाइट की वजह से वहाँ पे फैटल इंजरीज, जो ब्रोकन बोन्स हैं, ये जो इंजरीज हैं, और जो पैरालिसिस हो जाना, बेड रेस्ट पे लग जाना, ये इस तरह की जो इंजरीज हैं वो वर्किंग एट हाइट के दौरान ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसलिए फिर 2005 के अंदर HSE ने वर्क एट हाइट रेगुलेशन पास की है, जिसके अंदर उसने कहा कि कोई भी वर्कर जब काम कर रहा है या कोई भी एम्प्लॉयर जब काम करवा रहा है तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो वर्क प्लेस पे वहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट्स लेगा और वहाँ पे एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ पे वर्कर इजीली काम कर सकेंगे। They state that anyone who is in control of any work at height should ensure, और ये लॉ क्या कहता है 2005 के रेगुलेशन, कि कोई भी पर्सन जो कि हाइट के ऊपर काम कर रहा है उसने इंश्योर करना है वर्क इज प्रॉपरली प्लान्ड, कि जो काम वो कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग की गई है और एक कॉम्पिटेंट पर्सन उसकी सुपरविजन कर रहा है और उसके अंडर वहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन ही वहाँ पे उस काम को कर रहे हैं और वहाँ पे रिस्क असेसमेंट वगैरह की गई है। और जब भी वो काम शुरू किया गया उसके पहले तमाम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनको वहाँ पे प्रिवेंट किया गया है। उसके बाद ये कहता है कि आपने क्या करना है, कि लॉ कहता है कि आपके जो वर्किंग एट हाइट के दौरान जो हैजर्ड्स हैं वो भी रिपोर्ट किए जाएं और जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो आपको HSE की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं या रिकमेंड की गई हैं उनको वहाँ पे यूज़ किया जाए। उसके बाद जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी हुई है, वो फॉल प्रोटेक्शन से रेलिवेंट डिफरेंट चीज़ों को भी कवर करती है कि ये चीज़ें भी आपकी वर्क प्लेस के ऊपर होनी चाहिए, कि जब भी आप वर्क एट हाइट कर रहे हैं तो वहाँ पे गार्ड रेल या वो टोए बोर्ड या बैरियर्स वगैरह का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी ना गिरें, या तो वर्कर अगर हाइट के ऊपर काम कर रहा है उसके गिरने के चांसेस भी कम हों। उसके बाद वर्किंग प्लेटफॉर्म और स्कैप फोल्डिंग के लिए भी वो क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। कहता है कि जब भी वर्कर एक 6 फीट या इससे अबव काम कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे और वो वर्किंग प्लेटफॉर्म क्या होगा कि उनकी जो मटेरियल वगैरह या जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा। और जो स्कैप फोल्डिंग है, स्कैप फोल्डिंग के लिए भी वो कहते हैं कि डिफरेंट मटेरियल को आपने क्या करना है, कंबाइन नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल वुड को, मेटल को आपने कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, उन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना है। उसके बाद कहता है कि जब भी आपने वर्क एट हाइट करना है तो वहाँ पे आपने कलेक्टिव सेफ गार्ड यूज़ करना है, जो बैरियर्स वगैरह आ जाते हैं, गार्ड रेल्स वगैरह आ जाती हैं, इनको आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद लैडर्स के बारे में भी वो आपको प्रिकॉशन देता है, जो कि अभी हमने डॉन्ट्स के अंदर देखा है कि लैडर के अंदर जब आप लैडर को यूज़ करेंगे उस वक्त वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी, उसको ओवरलोड नहीं करना, उसको किसी स्टेबल ऑब्जेक्ट के साथ आपने अटैच करना है। उसके बाद तमाम जो वर्किंग इक्विपमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करना है और जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिवोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको रीचेक करना, उनके अंदर रिपेयरिंग की अगर ज़रूरत है उसको रिपेयर करना। और इससे पहले कि कोई भी पर्सन जो काम करे तो उससे प्रॉपरली चेक कर देना है। बिफोर इंस्ट्रक्टिंग एनीवन टू अंडरटेक एनी वर्क एट हाइट on your behalf, it is important that you familiarize yourself with any relevant health and safety legislation। इससे पहले कि आपके बिहाफ के ऊपर आपकी कंसिडरेशन या आपके अंडर कोई पर्सन हाइट के ऊपर काम करना शुरू कर दे, उससे पहले आपको चाहिए कि आप उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन से अपने आप को क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, ताकि आपको पता हो कि क्या कानून साजी हुई है, कौन सा वर्कर कौन सी हाइट के ऊपर काम कर सकता है, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करनी। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसे रिकमेंड करेंगे, उसे एडवाइस करेंगे कि वो वहाँ पर जाके काम कर सकेगा। इस तरह से क्या होगा कि वर्किंग एट हाइट के दौरान जब आप इन तमाम स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करेंगे, इन स्टेप्स को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपकी वर्क एट हाइट के दौरान जो हैजर्ड्स हैं वो भी कम से कम होंगे और जो वर्कर्स हैं उन्हें भी एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलेगा और उन्हें आप प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, उन्हें बताएंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ उन्होंने करनी है और कौन सी एक्टिविटीज़ उन्होंने नहीं करनी। इस तरह से वर्किंग एट हाइट एक सेफली और सिक्योरली आप उसके दौरान तमाम एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके अंदर जो पॉइंट क्लियर नहीं है पूछ लें।